1983 में असम में आखिर हुआ क्या था? क्या ये था हिंदू वर्सेस मुस्लिम या फिर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी? क्या ये कहानी थी इंदिरा गांधी वर्सेस वाजपेयी की, या सच में ये इंसान वर्सेस अमानवीयता थी? सिर्फ कुछ ही घंटों में 2000 से ज्यादा लोग मार दिए गए, 688 आपराधिक केस दर्ज हुए और फिर सब कुछ अचानक खामोश हो गया। 42 साल बीत गए, ना इंसाफ मिला, ना कोई जिम्मेदार ठहराया गया। और अब 2025 के असम विधानसभा चुनावों से ठीक पहले ये नरसंहार फिर से चर्चा में क्यों है? इस पूरे वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी नहीं मिला। ये कहानी 1983 से शुरू नहीं होती, ये उससे बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। इतिहास का पहला आधुनिक रिकॉर्ड हमें ले जाता है 1228 में। इसी साल आहोम समुदाय ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बसता है और अगले कई 100 सालों तक असम के बड़े हिस्से पर शासन करता है। फिर आता है 1838, जब अंग्रेज असम पर कब्जा कर लेते हैं। कब्जे के बाद उन्होंने लोगों को लाना शुरू किया, बड़ी तादाद में। बिहार, बनारस और छोटा नागपुर से मजदूर लाए गए चाय बागानों के लिए, बंगाल से लोग लाए गए जूट की खेती के लिए। उस दौर में असम तक पहुंचना आसान नहीं था, घने जंगल, लंबा सफर। लेकिन जैसे ही असम बंगाल रेलवे लाइन बनी, सब कुछ बदल गया। 20वीं सदी आते आते लोगों का आना जाना आम हो गया। इनमें से ज्यादातर थे बंगाली भाषा बोलने वाले मुस्लिम। वे खेतों में काम करते थे, चाय बागानों में काम करते थे, जमीन साफ करते थे और वहीं अपनी जिंदगी बना रहे थे। 1930 और 1940 के दशक तक एक बड़ा बदलाव हो चुका था। इन प्रवासियों की 2 से 3 पीढ़ियां असम में बस चुकी थीं। उनके परिवार थे, उनकी जमीन थी और अब उनकी जड़ें भी थीं। अंग्रेजी हुकूमत असम की उपजाऊ नदी घाटियों को कम इस्तेमाल की गई जमीन मानती थी, इसलिए ईस्ट बंगाल से लोगों को बसने के लिए खुद सरकार ने बढ़ावा दिया। ज्यादा खेती, ज्यादा लगान, ज्यादा मुनाफा। जो शुरुआत में सरकारी सेटलमेंट था, वही धीरे धीरे असम की जनसंख्या का संतुलन बदलने लगा, चुपचाप, साल दर साल। कई दशकों तक इसे कोई खतरा नहीं माना गया। तब आज जैसी सीमाएं नहीं थी। लोग काम के लिए चलते थे, जिंदा रहने के लिए चलते थे, और अक्सर सरकारी मंजूरी के साथ। ट्राइबल्स की जमीन बचाने के लिए अंग्रेजों ने बनाया लाइन सिस्टम। नक्शे पर काल्पनिक रेखाएं खींच दी गई और कहा गया, इन लाइनों के पार बंगाली मुस्लिम बस नहीं सकते। कागजों में, हकीकत में वे पार करते रहे और हर साल वो लाइन थोड़ी और अंदर खिसकती चली गई। असमिया हिंदुओं को लगा ट्राइबल्स की जमीन छीनी जा रही है। असमिया भाषा बोलने वालों को बंगाली बोलने वालों से समस्या होने लगी। भाषा एक पहचान बन गई और पहचान एक दीवार। यहीं से सांप्रदायिक, जातीय और भाषाई दरारें पैदा हुईं। लेकिन इन सब के नीचे एक वजह सबसे गहरी थी, जमीन। जमीन के लिए लड़ाई बढ़ती गई, नाराजगी चुपचाप जमा होती रही और ये तनाव खत्म नहीं हुए। वे आगे चलकर आने वाले दशकों में हिंसा बनकर लौटे। The departure of the first contingent of British troops from the new Dominion of India was an historic event. 1947 भारत आजाद हुआ और उसके साथ आया बंटवारा। लेकिन असम की ओर लोगों का आना रुका नहीं। फिर आया 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध और उसके बाद बांग्लादेश का जन्म। लाखों लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पार कर गए और उनमें से बहुत से असम पहुंचे। धीरे धीरे असमिया लोगों के मन में एक डर बैठने लगा, डर कि उनकी जमीन खतरे में है, उनकी नौकरियां छिन सकती हैं, उनकी भाषा और उनकी संस्कृति भीड़ में खो रही है। अब एक शब्द हर बातचीत का हिस्सा बन गया, विदेशी। तनाव रोजमर्रा की जिंदगी में चुपचाप बस गए। 1971 के बाद सब कुछ बदल गया। पहली बार प्रवास को सिर्फ रोजगार की मजबूरी नहीं समझा गया,
अब ये एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका था। हर नए आने वाले को अब देखा जाने लगा नागरिकता की नज़र से, राष्ट्रीयता की नज़र से और सबसे खतरनाक संख्या की नज़र से। जो कभी पड़ोसी थे वे धीरे धीरे आंकड़े बन गए और आंकड़े शक में बदल गए। उन्नीस और यहीं पर सब कुछ बदल गया। असम की मंगलदोई सीट पर एक बाय इलेक्शन घोषित हुआ। वजह थी सांसद हीरालाल पटवारी का निधन। जैसे ही अधिकारियों ने वोटर लिस्ट तैयार करनी शुरू की, वे सन्न रह गए। लिस्ट में कुछ गलत था। धीरे धीरे आरोप सामने आने लगे कि बड़ी संख्या में अवैध विदेशियों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए हैं। जांच आगे बढ़ी। करीब 45,000 नाम ऐसे पाए गए जो कानूनी तौर पर वोटर होने के हकदार ही नहीं थे। वोटरों की कुल संख्या अचानक और असामान्य तरीके से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। जब गहराई से जांच हुई तो तस्वीर और डरावनी निकली। इन लोगों का असम में कोई पुराना निवास नहीं था, कोई जमीन का रिकॉर्ड नहीं था, कोई ऐतिहासिक मौजूदगी नहीं थी। We discovered 47,658 names. अक्टूबर 1978 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पब्लिकली रूप से स्वीकार किया कि विदेशियों के नाम राजनीतिक मंजूरी के साथ वोटर लिस्ट में जोड़े गए थे। ये खबर पूरे असम में आग की तरह फैल गई। गुस्सा आउटरेज में बदल गया। जनवरी 1980 में जब जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी को असम में एक रैली के लिए भेजा तो अपने भाषण में उन्होंने कहा, विदेशी यहाँ आ गए हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। अगर वे पंजाब में आए होते तो क्या होता? लोग उन्हें टुकड़े टुकड़े करके फेंक देते। इस बयान को बाद में 1996 में लोकसभा में सीपीआईएम के एक सांसद ने हवाला दिया। इंद्रजीत गुप्ता ने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान इस मुद्दे को फिर से उठाया। वाजपेयी ने ये कहने से इनकार नहीं किया कि उन्होंने ये बयान दिया था। इधर अधिकारी ये समझाने में नाकाम रहे कि इतने कम समय में वोटरों की संख्या इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई। नए जोड़े गए नामों की असल वजह जानने के लिए एक औपचारिक जांच शुरू की गई। जो सामने आया उसने प्रशासन और जनता दोनों को हिला दिया। ज्यादातर नए वोटर असम के लंबे समय से निवासी नहीं थे। कई लोगों के पास जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई ऐतिहासिक मौजूदगी नहीं थी, फिर भी उनके नाम वोटर लिस्ट में दर्ज थे। ये प्रक्रिया कोई गलती नहीं थी, ये एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया थी। जब ये सामने आया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एस.एल. शक्तधर ने इन नामों को जोड़ने के पीछे राजनीतिक मंजूरी की पुष्टि की थी, तो भरोसा पूरी तरह टूट गया। असम के कई लोगों के लिए ये अब प्रवास का सवाल नहीं रह गया था, ये लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ का सवाल बन चुका था। 1979 तक आते आते ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने एक जन आंदोलन शुरू कर दिया। उनकी मांगें साफ थीं। विदेशियों की पहचान होनी चाहिए, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने चाहिए और उन्हें देश से बाहर भेजा जाना चाहिए। छात्रों के विरोध की वजह से 1980 के लोकसभा चुनाव असम की 14 में से सिर्फ 2 सीटों पर ही हो पाए। यहीं से वो दौर शुरू हुआ जिसे बाद में असम आंदोलन या असम एजिटेशन कहा गया। सरकार ने बातचीत की कोशिश की, लेकिन एक मुद्दे पर सब अटक गया, कट ऑफ डेट। आंदोलन फैलता गया और संगठन जुड़ते गए। बंद, प्रोटेस्ट्स, ब्लॉकेड्स। शुरुआत में आंदोलन ज्यादातर शांतिपूर्ण रहा, लेकिन डेडलॉक बन चुका था। इसी दौरान द हिंदू की मैगजीन फ्रंट लाइन में द डेंजरस गेम शीर्षक से एक आर्टिकल छपा। आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस असम छात्र आंदोलन को सकारात्मक नज़र से देख रहा था, क्योंकि ये किसी भी राजनीतिक दल के बैकिंग के बिना चल रहा था। आरएसएस इस आंदोलन में अपनी भूमिका बनाना चाहता था। हालांकि आरएसएस और आसू के बीच गंभीर मतभेद भी थे। आरएसएस का तर्क था कि इलीगल इमिग्रेशन के लिए 1951 को कट ऑफ साल माना जाना चाहिए। इसी के साथ हिंदुओं और मुसलमानों के साथ अलग अलग व्यवहार करने का प्रस्ताव रखा।
आरएसएस के सीनियर लीडर के.एस. सुदर्शन ने कहा कि हिंदुओं को रेफ्यूजीज माना जाए और उन्हें पड़ोसी राज्यों में बसाया जाए। इस सोच के मुताबिक मुसलमानों की पहचान 1951 की सेंसस के आधार पर की जाए और उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जाए। रिपोर्ट्स के अनुसार इसके पीछे एक छुपा हुआ एजेंडा था, असम को मुस्लिम मेजॉरिटी राज्य बनने से रोकना। आसू ने इस धार्मिक भेदभाव को साफ तौर पर खारिज कर दिया। उनके लिए असमिया पहचान धर्म पर नहीं, भाषा पर आधारित थी। असम में ऐसे कई मुसलमान थे जो असमिया बोलते थे। खुद आसू के भीतर मुस्लिम नेता मौजूद थे। आरएसएस का हिंदू मुस्लिम वाला फ्रेम असमिया छात्र नेताओं को मंजूर नहीं था। उन्हें डर था कि आंदोलन हाईजैक किया जा सकता है। इसी वजह से आसू के सदस्य न तो बीजेपी या वीएचपी की जन्माष्टमी प्रोसेशंस में शामिल हुए और न ही फंड जुटाने की किसी एक्टिविटीज का हिस्सा बने। दोनों ग्रुप वैचारिक रूप से एक साथ नहीं थे। फिर भी आरएसएस ने खुले तौर पर आसू का समर्थन किया। छात्र संगठन लगातार 1951 को कट ऑफ वर्ष मानने की मांग करते रहे। उनका तर्क था, पहले नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) के बाद जो भी असम आया वो अवैध प्रवासी है। केंद्र सरकार ने इसके जवाब में 1971 को कट ऑफ मानने की बात कही और इसे बांग्लादेश मुक्ति युद्ध से जोड़ा। नागरिकता, पहचान और जनसंख्या में बदलाव को लेकर ये अनसुलझा मतभेद असम आंदोलन का एक बड़ा ट्रिगर बन गया और आगे आने वाली हिंसा की नींव रख दी। कोई सहमति नहीं बनी, टेंशन लगातार बढ़ता रहा। 6 जनवरी 1983 को ऑल असम गण संघर्ष परिषद के नेता दिल्ली में बातचीत के बाद वापस लौटे। उसी दिन चुनाव की तारीखें घोषित कर दी गई, 14, 17 और 20 फरवरी। चुनाव 1979 की वोटर लिस्ट के आधार पर कराए जाने थे। 1951 से 1971 के बीच कोई सुधार नहीं किया गया। नए युवा वोटरों के नाम भी नहीं जोड़े गए। ये लोग कह रहे हैं कि हम ये चुनाव जबरदस्ती करा रहे हैं। हम तो शुरू से ही ये आंदोलन जो यहाँ आरंभ हुआ हमारी सरकार बनने के पहले हुआ। जैसे ही नेता एयरपोर्ट पर पहुंचे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। चुनाव की घोषणा पहले ही हो चुकी थी। 14 फरवरी वोटिंग का पहला दिन था। लोकल आसू के कार्यकर्ताओं ने मीटिंग्स की और ऐलान किया कि गांव से कोई भी चुनाव में हिस्सा नहीं लेगा। जो भी वोट देगा उसे समुदाय से बाहर कर दिया जाएगा और 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कैरावान की एक रिपोर्ट के अनुसार 14 फरवरी 1983 को पूरे असम में बंगाली मुसलमानों ने इस आह्वान को रिजेक्ट कर दिया और वोट डालने निकल पड़े। उनके लिए वोट देना अपनी नागरिकता साबित करने का एक मात्र तरीका था। उसी रात नगांव जिला के एक पुलिस थाने से मोरी गांव में तैनात 5वीं बटालियन के कमांडेंट को एक बेहद जरूरी मैसेज भेजा गया। मैसेज में कहा गया था कि आसपास के इलाकों से करीब 1000 असमिया ग्रामीण नेल्ली के पास इकट्ठा हो चुके हैं, ढोल पीटते हुए और शार्प हथियार लेकर। मैसेज में चेतावनी दी गई थी कि नेल्ली की माइनॉरिटी आबादी डर के साए में है और किसी भी पल हमला हो सकता है। तुरंत इंटरवेंशन की मांग की गई। ये चेतावनी अखबारों में छपी। दैनिक भास्कर के अनुसार 16 फरवरी को नेल्ली के पास लाहौरी घाट इलाके में लालुंग जनजाति के 5 बच्चों की लाशें मिली। स्थानीय गुस्सा फूट पड़ा। 1000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। 22 लोगों पर NSA लगाया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। 17 फरवरी को इसी इलाके में 3 मुस्लिम बच्चों की लाशें और मिली। उसी दिन नेल्ली और आसपास के गांवों में मुसलमानों को वोट देने से रोक दिया गया। CRPF तैनात की गई। कई लोगों को लगा कि हिंसा अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है और दोबारा नहीं लौटेगी। শান্তিপূৰ্ণ হৈ থকাৰ কাৰণে কিন্তু উই মাষ্ট গিভ ক্ৰেডিট টু দ্য লেডিজ। এই মহিলাসকলে আগভাগ লোৱাৰ কাৰণে, মহিলাসকল বেছি হোৱাৰ কাৰণে সংখ্যা এই পিছফুল হৈ থাকিল। बाद की रिपोर्टों से ये साफ हो गया कि हालात सिर्फ कम्युनल नहीं थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन घटनाओं को सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा कहना गलत था। कुछ मामलों में अटैकर्स असमिया थे और विक्टिम्स बंगाली भाषा बोलने वाले हिंदू और मुस्लिम। दूसरे मामलों में अटैकर्स मुस्लिम थे और विक्टिम्स असमिया। कई जगहों पर असमिया समूह आपस में ही टकरा गए।
कुछ इलाकों में तो मुसलमान अपनी ही कम्युनिटी के लोगों पर हमलों में शामिल हो गए। इसी दौरान आंदोलन को अपना पहला शहीद मिला। खरगेश्वर तालुकदार 22 साल का आंसू का नेता बरपेटा से उस पर बेहद बेरहमी से हमला किया गया। उसे पीट पीट कर मार डाला गया। उसकी लाश भवानीपुर के पास सड़क किनारे एक नाले में फेंक दी गई। ये हत्या छात्रों को खामोश कराने के लिए थी, लेकिन इसका असर उल्टा पड़ा। आंदोलन और तेज हो गया। तालुकदार की मौत ने प्रोटेस्ट को संकल्प में बदल दिया। हजारों युवा असमियों के लिए अब ये संघर्ष खून और कुर्बानी से जुड़ चुका था। डकायत पकेट मारिबले आमी जोৱা নাই। আমি কৈছো নিজৰ সমাজখনৰ, নিজৰ জাতিটোৰ, নিজৰ ৰাজ্যখনৰ কল্যাণৰ বাবে। আৰু অসম আন্দোলনত মই বুলি নহয়, আমাৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্যই, সুগুৰিটোৰ প্ৰতিজন সদস্যই, সমাজখনৰ প্ৰতিজনে অংশীদাৰ আছিল। গতিকে অসম আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰাটো প্ৰতিজনৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ কাহিনী আছিল, गौरवर विषय है। इसी दौरान प्रशासन का ध्यान होजाई की ओर चला गया, जिसे एक सेंसिटिव एरिया माना जा रहा था। होजाई से जुड़े नेताओं पर एक बड़े मुस्लिम वोट बैंक पर राजनीतिक प्रभाव का आरोप था, जिनमें इत्र व्यापारी पेशे से जुड़े बदरुद्दीन अजमल का नाम भी लिया गया। होजाई में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस का पूरा ध्यान वहीं केंद्रित रहा। जिले के पश्चिमी हिस्से नजरअंदाज हो गए। इसके बाद घटनाएं तेजी से घटी। आरोप है कि इमिग्रेंट मुस्लिम्स ने लालुंग समुदाय के एक परिवार के 5 लोगों का अपहरण कर लिया। अगले दिन उनकी लाशें मिली। पीड़ितों में 2 महिलाएं थीं। जल्दी ही अफवाह फैल गई कि 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंग भी। इसके बाद ट्राइबल्स प्रतिशोध शुरू हुआ। नागाबंदा गांव के आसपास के इलाकों में 20 से ज्यादा इमिग्रेंट मुस्लिम्स मार दिए गए। लालुंग जनजाति के मुखियाओं, जिन्हें लालुंग राजा कहा जाता है, ने एक चाय बागान में बैठक की। उस समय लालुंग आबादी करीब 85,000 ही मानी जाती थी। उस बैठक में असल में क्या हुआ, ये आज भी स्पष्ट नहीं है। इसके कई अलग अलग संस्करण हैं। बाद में प्रिंट के पत्रकार शेखर गुप्ता के द्वारा दिए गए बयानों के अनुसार इंस्टिगेशन की शुरुआत स्थानीय छोटे स्तर के आंदोलनकारी नेताओं से हो सकती है बोला गया। वहीं कुछ अन्य वर्जन्स कहते हैं कि लालुंग मुखियाओं ने ये तय किया था कि हर मारे गए ट्राइबल्स के बदले कम से कम 700 लोगों को मारना होगा। फरवरी 1983 की सुबह एक अजीब सी खामोशी थी। करीब 8 बजे पास के बाजारों से लौट रहे लोगों को कुछ अजीब लगने लगा। गांव असामान्य रूप से शांत था। फिर शुरू हुआ। हथियारबंद भीड़ बंगाली मुस्लिम गांवों की ओर बढ़ी। शुरुआत हुई बोरबोरी से। उनके हाथों में थे तलवारें, धनुष और तीर, स्थानीय तौर पर बने कच्चे हथियार। घरों में आग लगा दी गई, रास्ते बंद कर दिए गए, भागने से रोकने के लिए पुल तोड़ दिए गए। जैसे जैसे लपटें फैलने लगी, गांव के लोग नहरों, तालाबों और कोपिली नदी की ओर भागे। उम्मीद थी कि पानी उन्हें बचा लेगा, लेकिन उनका पीछा किया गया। बाद में आई विटनेसेस ने बताया, धुआं आसमान में उठ रहा था, पहले सफेद, फिर काला और दोपहर तक लाल। ज्यादातर विक्टिम्स औरतें और बच्चे थे। पूरे पूरे परिवार खत्म कर दिए गए। हिंसा लगातार 6 से 7 घंटे चलती रही। न कोई इफेक्टिव रेजिस्टेंस था, न कोई वक्त पर इंटरवेंशन। जब तक नगांव जिला में सूरज पूरी तरह उगा, तब तक हिंसा की मशीनरी पूरी तरह चल चुकी थी। वो ऊपर अल्लाह जानता है कैसे बच गया, बोलने नहीं सहेगा। चारों तरफ से आदमी रहा, जैसे आप हम खड़ा है ना, हम मर गया, आप बच गया। बच्चा जिंदा थे, माँ मर गया, लेकिन मुर्दा माँ का
गाखिर पीता है, दूध पीता है, क्या करे? বুঝলেন, তখন আমরা দৌড় দিছি, মাথা ঘড়ি, এই যে মাথা ঘড়ি দৌড় দিই, নামতে সময় আমার ছেলেটা, বড় ছেলেটা আমার হাতে তো ছুটে গেছে। তখন আমি দৌড়ি, মানে এদিকে যাইতে সময় মানে আসামি মানে আমারে মানে কোপ দিছি, কোবর লগে আমার ছেলে যে আমার যে ফিটো হের এনে কাটা গেছে। Then Congress was in power. What we can do? उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, हम क्या कर सकते थे? इलाके के पुलिस थानों को हिंसा से कई दिन पहले अर्जेंट वार्निंग्स मिल चुकी थी। वायरलेस मैसेजेस में साफ लिखा था, आर्म्ड भीड़ इकट्ठा हो रही है, इमिनेंट अटैक्स की खुली चेतावनी थी। लेकिन बाद में इन वार्निंग्स को लेकर अलग अलग बातें कही गईं। कुछ ऑफिशियल्स ने कहा मैसेजेस को नजरअंदाज कर दिया गया। दूसरों का दावा था उन्हें मैसेजेस मिले ही नहीं। ऑफिशियल्स ने एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्टरी व्याख्याएं दी। इधर सुरक्षा बल वक्त पर नहीं पहुंच पाए, कुछ यूनिट्स देर से चली, कुछ को गलत जानकारी दी गई, कुछ को रास्ते में रोक दिया गया और कुछ सूरज ढलने के बाद इलाके में पहुंची। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बात की जांच में 3 ऐसे ऑफिशियल्स की पहचान हुई जिन्हें क्रिटिकल वार्निंग्स मिली थी। तीनों ने अलग अलग सफाइयां दी, किसी को भी सजा नहीं मिली। इंटरवीन के लिए भेजी गई सीआरपीएफ की यूनिट्स भी देर से पहुंची। कुछ को रुकने का आदेश दिया गया, कुछ से कहा गया इंतजार करो। अधिकार हिचकिचाया और उसी हिचकिचाहट में हजारों लोग मारे गए। এদিকে যে আগুন জ্বলতাছে, মানুষগুলি যে মারামারি হইব, কাটাকাটি হইব, একটা সন্দেহ ভাব হইছে। তখন জাগির থানায় কইতাছে কল এটা রাস্তা এদিকে নাই, এদিকে কয় রাস্তা এদিকে নাই, এদিকে কয় রাস্তা এদিকেও নাই, কোন দিকে ঢুকবো আমরা গাঁয়ের ভিতরে। ওরকম করে পুলিশে আলোবালা করে শের পিড়ে ঘুরাইতেছে রাস্তা রাস্তা। এদিকে কিন্তু বিনাশ করে দিছে, বাড়িঘর জ্বালায়া। फरवरी 1983 को जर्नलिस्ट्स अफेक्टेड एरियाज में पहुंचे। जो उन्होंने देखा वो पूरी तबाही थी। हवा में मौत की गंध थी, धान के खेतों में लाशें बिखरी पड़ी थी, जमीन पर मानव हड्डियां दिख रही थीं। कुत्ते, सियार और गिद्ध उथली कब्रें खोद रहे थे और शवों को फिर से बाहर खींच ला रहे थे। हवा मक्खियों से भरी हुई थी। स्कूलों को अस्थायी अस्पतालों में बदल दिया गया था। कीचड़ और फूस की झोपड़ियां पूरी तरह जल चुकी थीं। ये दृश्य था असम के नेल्ली गांव का। नरसंहार के 2 दिन बाद अधिकारियों ने नेल्ली में बचे हुए लोगों के लिए एक रिलीफ कैंप बनाया। हालात बेहद खराब थे। लोग खाली हाथ पहुंचे थे। कुछ लोग मुर्गियां साथ लाए क्योंकि उनके पास अब और कुछ बचा ही नहीं था। उस समय केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी। 22 फरवरी 1983 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हेलीकॉप्टर और कार से इलाके में पहुंची। ऊपर से उन्होंने धान के खेतों में पड़ी लाशें देखी। अधिकारियों ने उन्हें नीचे उतरकर जगहों का करीब से निरीक्षण करने नहीं दिया। तब तक कई बॉडीज तालाबों और नदियों में फेंक दिए जा चुके थे। जब उनसे मृतकों की संख्या को लेकर सवाल किया गया तो इंदिरा गांधी ने कहा कि अखबार 1000 तक की संख्या बता रहे हैं, लेकिन उनके मुताबिक ये आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हैं और गलत हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार की कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती है तो उन्होंने गुस्से में जवाब दिया और सवाल किया कि प्रोटेस्टर्स को जिम्मेदार क्यों न ठहराया जाए। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या चुनाव के नतीजों से नाखुश लोग कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि असम में 1980 से हिंसा होती आ रही है। उनके अनुसार असम आंदोलन का मकसद बांग्लादेश से आए लाखों मुसलमानों को बाहर निकालना था। सवाल अब भी बना रहा, क्या असम आंदोलन और उसे नेतृत्व देने वाला संगठन आसू जो कुछ हुआ उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार था? सामूहिक कब्रें खोदी गईं। सरकारी आंकड़ों में बाद में 2072 मौतें दर्ज की गईं।
स्वतंत्र एस्टिमेट्स के अनुसार ये संख्या 3000 से 3500 के बीच थी। करीब 2,25,000 लोग बेघर हो गए, 22,000 से ज्यादा घर तबाह कर दिए गए, पूरे के पूरे गांव मिट गए, खेत खाली पड़े थे, घर राख में बदल चुके थे। बचे हुए लोग उन नामों को ढूंढते रहे जो कभी सरकारी लिस्ट में दर्ज ही नहीं हुए। कई बॉडीज कभी पहचाने नहीं गए और कई मौतें कभी गिनी ही नहीं गई। लगातार बढ़ते आरोपों के बाद 14 जुलाई 1983 को असम के मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया ने एक जांच आयोग का गठन किया। इसकी अध्यक्षता रिटायर्ड IAS अधिकारी TP तिवारी ने की। आयोग को हिंसा की जांच करने और नरसंहार की जिम्मेदारी तय करने का काम सौंपा गया। इस रिपोर्ट में 547 पेजेस थे और सैकड़ों गवाहों से पूछताछ की गई, पीड़ित, अधिकारी और स्थानीय लोग। रिपोर्ट में पहले से दी गई चेतावनियां, उसके बाद की गई चूकें और जो मौके गवा दिए गए सब दर्ज थे। फिर भी ये रिपोर्ट दशकों तक सीलबंद रही। फाइलें धूल फाकती रहीं। कई साल बाद अखबारों के जरिए रिपोर्ट के कुछ हिस्से सामने आए। इसके बाद एक दूसरी जांच हुई, मेहता आयोग। इसने 1983 के चुनावों को सीधे तौर पर हिंसा से जोड़ा, चुनावों को ट्रिगर बताया और अधिकार तंत्र को सहभागी ठहराया। दोनों रिपोर्टें मौजूद थीं, लेकिन न कोई मुकदमा चला, न कोई सजा हुई। पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया गया, हर मौत पर 5,000 रुपए और घायलों को 1,500 रुपए। राजीव गांधी এই কথাটোত খুব পঠিয়ন গৈছিল যে মানুহবিলাকক আমি মেইন ষ্ট্ৰীমলৈ আনিবলৈ হ'লে আমি এওঁলোকৰ লগত একট কৰা উচিত বুলি তেওঁ ভাবিছিল। যদিও আমাৰ দলৰ কিছু সংখ্যক মানুহে একট কৰাৰ পক্ষ নাছিল। বহুতে ভাবিছিল যে আন্দোলন এতিয়া মৰি গৈছে, একট কৰিলে আন্দোলনটো জীয়াই উঠিব বুলিও আমাৰ দলৰ বহু নেতাই সেই সময়ত এই অভিমত প্ৰকাশ কৰিছিল। अगस्त 1985 में असम अकॉर्ड पर साइन किए गए। ये समझौता प्रधानमंत्री राजीव गांधी और आसू के नेताओं के बीच हुआ। घोषित उद्देश्य था असम आंदोलन को समाप्त करना। इस समझौते के तहत 1966 से पहले असम में आए विदेशियों को भारतीय नागरिक मान लिया गया। 1966 से 1971 के बीच आने वालों के वोटिंग राइट्स 10 साल के लिए सस्पेंड कर दिए गए और जो 1971 के बाद असम आए उन्हें अवैध इमिग्रेंट्स घोषित किया गया और देश से बाहर भेजे जाने की बात कही। ये अखमर इतिहासर एटा अंग। 4 दशक से ज्यादा बीत जाने के बाद ये नरसंहार एक बार फिर पब्लिक डिस्कशन में लौट आया है। दोनों जांच रिपोर्टें असम विधानसभा में पेश की गईं। एक रिपोर्ट ने उस समय की सरकार को क्लीन चिट दी, दूसरी ने उसी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कॉन्ट्राडिक्शंस अब भी मौजूद हैं और सवाल अब भी बाकी हैं। और 83 सनर रिपोर्ट एटा 85 सनत सरकारक दिसिले। সেই সময়ৰ পৰিৱেশটো সম্পৰ্কে আমি উঠি অহা প্ৰজন্মকো আমি জনাব পাৰিম। नेल्ली नरसंहार सिर्फ धर्म की कहानी नहीं था, ये डर की कहानी थी। जमीन की, पहचान की, राजनीति की और संस्थागत नाकामी की। दशकों तक इस त्रासदी को दफन कर दिया गया, सिर्फ फाइलों में नहीं, खामोशी में भी। नेल्ली को याद करना पुराने जख्म फिर से खोलना नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि उन्हें भरने क्यों नहीं दिया गया। असम आज भी अवैध इमिग्रेंट्स के सवाल से जूझ रहा है, लेकिन इतिहास हमें चेतावनी देता है, जब अधूरे डर राजनीतिक लापरवाही से टकराते हैं तो क्या होता है। जस्टिस में देरी याददाश्त की हत्या बन जाती है और जब याददाश्त मारी जाती है तो इतिहास खुद को दोहराता है।